अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें ठीक ठीक पहचानना और फिर सही शब्द पाना, ये शायद हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से है ना? हाँ बिल्कुल, यही वो चीज़ है जो हमें न सिर्फ खुद को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के साथ गहरे असली रिश्ते बनाने में भी। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। जी, ब्रेने ब्राउन की जानी मानी किताब है एटलस ऑफ द हार्ट, उसका एक हिंदी सारांश। ये किताब तो जैसे भावनाओं की उलझी हुई दुनिया का एक नक्शा है, एक गाइड। भावनात्मक एटलस, ये अच्छा नाम है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस एटलस को थोड़ा खंगालें। इसमें जो जरूरी फर्क बताए गए हैं, जो गहरी बातें हैं, हाँ, उनको सामने लाएं ताकि हम सब अपने अंदर की दुनिया को और अपने रिश्तों को थोड़ी और सफाई से देख सकें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। शुरुआत शायद उन मुश्किल भावनाओं से करनी चाहिए जो अक्सर हमें तब घेर लेती हैं जब हालात थोड़े अनिश्चित हों या भारी पड़ रहे हों। हाँ, वो जोन जहां डर लगता है, चिंता होती है, कभी-कभी बहुत असुरक्षित महसूस होता है, वनरेबिलिटी जिसे कहते हैं। और हाँ, दूसरों से तुलना करने की आदत भी। जी, और स्रोत का पहला हिस्सा इसी पर बात करता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी भावनाएं अलग-अलग हैं, हर एक का अपना एहसास है, अपनी वजह है। जैसे एक बात जो जोर देकर कही गई है वो ये कि चिंता मतलब एंजाइटी और फिक्र मतलब वरी, ये एक ही चीज नहीं है। हाँ, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश बताता है कि चिंता, एंग्जाइटी अक्सर एक फैली हुई सी बेचैनी होती है, भविष्य को लेकर, कुछ अनजाने डर को लेकर। मतलब जिसका कोई एक ठोस कारण पकड़ में ना आए शायद। बिल्कुल। जबकि फिक्र, वरी आमतौर पर किसी खास चीज, किसी पहचाने जा सकने वाली समस्या से जुड़ी होती है, जैसे कोई आने वाला एग्जाम है या कोई जरूरी मीटिंग है। अच्छा, तो ये फर्क जानने से शायद हम अपनी बेचैनी को थोड़ा बेहतर हैंडल कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, नाम पता हो तो समझना और संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। और जब हम ऐसा अनिश्चित महसूस करते हैं तो एक और चीज होती है, तुलना। हम सब करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उनकी लाइफ, उनकी चीजें। हाँ, और स्रोत का अगला हिस्सा इसी तुलना की आदत पर बात करता है। ये करना बहुत स्वाभाविक है, इंसानी फितरत है शायद। लेकिन इसके नतीजे, स्रोत कहता है कि ये अक्सर दो बहुत मुश्किल भावनाओं को जन्म देती है, शर्म और ईर्ष्या। सही कहा, शर्म यानी मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मुझ में कुछ कमी है वाली फीलिंग, और ईर्ष्या वो मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है वाला एहसास। और ये दोनों ही हमें अंदर से खोखला कर सकती हैं, दूसरों से दूर कर सकती हैं। बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है, सच्ची अपनेपन की भावना, बिलोंगिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं। सही, बिलोंगिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप। ये अंदर से आती है। कैसे? मतलब ये कैसे होता है? जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, अपनी कमियों और खूबियों के साथ, दुनिया में अपनी जगह बनाना बिना किसी नकाब के। अच्छा, तो ये बाहरी मान्यता या अप्रूवल से नहीं, बल्कि अंदरूनी स्वीकृति से जुड़ा है। हाँ, दूसरों में बस फिट होने की कोशिश करना, मतलब फिटिंग इन, और सच में अपनापन महसूस करना, बिलोंगिंग, ये दो बहुत अलग बातें हैं। फिट होने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है अक्सर। और बिलोंगिंग में हमारी असलियत का स्वागत होता है, जैसे हैं वैसे ही। और ये असलियत दिखाना, अपनी जगह बनाना, ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है, जुड़ाव, कनेक्शन, और उसका उल्टा अलगाव, डिस्कनेक्शन। जी, स्रोत का तीसरा अध्याय इसी के बारे में है, और वो कहता है कि असली गहरा जुड़ाव वल्नरेबिलिटी से आता है। वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को, अपनी अनिश्चितताओं को, अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने का साहस। हाँ बिल्कुल, जब हम ये हिम्मत करते हैं, ये जोखिम उठाते हैं, तो हम दूसरों को भी मौका देते हैं कि वो हमें सच में देख सकें, और हम भी उन्हें। यहीं से विश्वास बनता है। हाँ, विश्वास और आपसी समझ की नींव यहीं पड़ती है। ये एक पुल की तरह है। और जब हम ये नहीं कर पाते, डर के मारे अपनी भावनाएं छुपा लेते हैं या अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज ठीक से नहीं बना पाते, तब अलगाव पैदा होता है, डिस्कनेक्शन। हम शायद दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी जरूरतें भूल जाते हैं, अपनी आवाज दबा लेते हैं। सीमाओं वाली बात पर हम थोड़ा और बाद में आएंगे जरूर, लेकिन पहले वो जो मुश्किल भावनाएं होती हैं, हानि, दुख, निराशा, उदासी। हाँ, अध्याय 4 इन्हीं पर है। अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है इनसे भागने की, इन्हें दबाने की। हाँ, समाज भी तो यही सिखाता है कई बार,
स्ट्रांग बनो, रो मत। जी, लेकिन स्रोत कहता है कि इन्हें महसूस ना करने की कोशिश से ये खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर और गहरी बैठ जाती हैं। और फिर वो किसी और तरह से अनचाहे तरीकों से बाहर निकलती हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दुख यानी ग्रीफ सिर्फ किसी के जाने पर ही नहीं होता। अच्छा, और कब हो सकता है? कोई रिश्ता टूटने पर, नौकरी जाने पर, कोई सपना पूरा ना होने पर, इन सब में हानि का, लॉस का एहसास होता है और दुख हो सकता है। तो इन भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें महसूस होने देना, यही हीलिंग का पहला कदम है। बिल्कुल, आसान नहीं होता पर जरूरी है। ये तो हुई थोड़ी भारी भावनाओं की बात। अब थोड़ा उजाले की तरफ चलते हैं। स्रोत हमें सकारात्मक भावनाओं की दुनिया में भी ले जाता है। हाँ, और वहाँ भी कुछ बहुत जरूरी और बारीक फर्क बताता है। 5वां अध्याय इसी बारे में है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है आनंद, जॉय और खुशी, हैप्पीनेस के बीच। हाँ, हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर स्रोत के मुताबिक ये अलग है। कैसे अलग है? देखिए, खुशी, हैप्पीनेस अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। कुछ अच्छा हो गया, कोई तारीफ मिल गई, कोई लक्ष्य पूरा हो गया, तो खुशी मिलती है। हाँ, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन शायद थोड़ा आता जाता रहता है, टेम्पररी। सही, हालात बदलें तो खुशी भी कम ज्यादा हो सकती है, जबकि आनंद, जॉय, वो एक ज्यादा गहरी अंदरूनी अवस्था है। अंदरूनी मतलब वो कृतज्ञता से, जुड़ाव से, जीवन में अर्थ महसूस करने से पैदा होती है। ये बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं है। अच्छा, तो मुश्किल समय में भी आनंद महसूस हो सकता है। हाँ, शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसकी एक हल्की सी लौ अंदर रह सकती है। स्रोत ये भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यानी शुक्रगुजार होना जो हमारे पास है, वो आनंद को बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये तो बड़े काम की बात है। खुशी के पलों का मजा भी लें और आनंद की जड़ों को भी सींचें। बिल्कुल, और ये सब बातें हमें प्रेम और अपनेपन के अध्याय तक ले आती हैं। छठा हिस्सा। प्रेम, यहाँ सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रेम का मतलब है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और विश्वास, ट्रस्ट पर आधारित कोई भी गहरा रिश्ता, दोस्ती, परिवार, साथी, सब। और अपनेपन, बिलोंगिंग पर फिर से जोर दिया गया है। हाँ, और उसे जोड़ा गया है प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी से, मतलब अपने मूल्यों, अपनी जरूरतों के साथ खड़ा होना, भले वो हमें भीड़ से अलग करे। हाँ बिल्कुल। सच्चा अपनापन दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने से नहीं आता, वो अपनी सच्चाई को अपनाने से आता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हमें तो लगता है फिट होने के लिए बदलना पड़ता है। और ब्रेने ब्राउन यही कहती हैं कि जब हम अपनी असलियत को अपनाते हैं, तभी हम उन लोगों और जगहों को पाते हैं जहां हम सच में बिलोंग करते हैं, जहां हमें वैसे ही अपनाया जाता है जैसे हम हैं। और अपनी इस असलियत के साथ खड़े होने के लिए चाहिए साहस। 7वां अध्याय। जी, साहस और वल्नरेबिलिटी का गहरा रिश्ता। स्रोत कहता है, साहस का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। तो फिर क्या है? साहस है डर के बावजूद, अनिश्चितता के बावजूद वो कदम उठाना जो हमारे लिए सही है, हमारे मूल्यों से जुड़ा है। और वल्नरेबिलिटी को यहाँ कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का सबसे पक्का पैमाना बताया गया है। अपनी सच्चाई दिखाना, मदद मांगना, गलती मानना, इन सब में वल्नरेबिलिटी है, और यही हिम्मत है। ये सोचना कि वल्नरेबिलिटी एक ताकत है, कमजोरी नहीं, ये तो पूरा नजरिया बदल देता है। हाँ, रिश्तों को देखने का भी। जब कोई हमारे सामने वल्नरेबल होता है तो वो विश्वास दिखाता है, और जब हम हिम्मत करते हैं तो गहरे कनेक्शन का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये गहरे भरोसे वाले रिश्ते टिकते कैसे हैं? उनकी नींव क्या है? 8वां अध्याय इसी का जवाब देता है, और जवाब है स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्रीज। सीमाएं, बाउंड्रीज, ये शब्द सुनते के बाद लगता है कि ये तो स्वार्थ है या कठोरता। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन स्रोत सीमाओं को बिल्कुल अलग तरह से देखता है। वो कहता है, स्वस्थ रिश्ते बिना साफ सीमाओं के बन ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सीमाएं ही बताती हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हम दूसरों से कैसा व्यवहार चाहते हैं और क्या स्वीकार नहीं करेंगे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल। जब हम अपनी सीमाएं बताते हैं तो हम दूसरों को भी ये समझने का मौका देते हैं कि हमारे साथ कैसे रहना है। इससे रिश्ते उलझते नहीं, साफ रहते हैं। तो सीमाएं बनाने का मतलब क्या हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका मतलब हो सकता है ना कहना सीखना जब हम ओवरलोडेड हों, अपनी बात शांति से पर मजबूती से रखना,
ये तय करना कि हम अपना समय और एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं। बिना सीमाओं के रिश्ते में गलतफहमियां और कड़वाहट आ सकती हैं। बहुत ज्यादा। सीमाएं रिश्तों में अंदाजा लगाने की जरूरत कम करती हैं और सम्मान बढ़ाती हैं। ये समझना कि सीमाएं रखना खुद के लिए और रिश्ते के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, ये जरूरी है। वो गिल्ट वाली भावना से निकलने में मदद करता है। बिल्कुल। और ये सारी बातें, भावनाओं का समझना, तुलना से बचना, वल्नरेबिलिटी, साहस, सीमाएं, ये सब मिलकर हमें आखिरी अध्याय तक लाती हैं, एक सार्थक जीवन की ओर। तो इन सब धागों को कैसे जोड़ा जाए? क्या है सार्थक जीवन का सूत्र इस एटलस के हिसाब से? सार ये है कि सार्थकता तब महसूस होती है जब हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य और हमारे रिश्ते एक सीध में हो, उनमें तालमेल हो। मतलब जो हम महसूस करते हैं, जिसे हम अहमियत देते हैं और जैसे हम लोगों से जुड़ते हैं, वो सब आपस में कोहेरेंट हो, टकराए नहीं। हाँ बिल्कुल, जब उनमें एक सामंजस्य हो। और ब्रेने ब्राउन की पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें, हाँ, वो 3 कदम क्या थे? पहला, भावनाओं को पहचानो और नाम दो। नेम इट। दूसरा, उन्हें समझो, क्यों उठी, क्या कह रही हैं। अंडरस्टैंड इट। और तीसरा, इस समझ को इस्तेमाल करो खुद को बेहतर बनाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए। यूज इट फॉर ग्रोथ। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली यात्रा, अपने अंदर के नक्शे को बार बार पढ़ना और बेहतर बनाते रहना। तो ये स्रोत सचमुच एक भावनात्मक एटलस ही है, हमारे अपने अंदरूनी भूगोल का नक्शा। हाँ, जो हमें उन मुश्किल रास्तों पे गाइड करता है जहां हम अक्सर खो जाते हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये गहरे, टिकने वाले रिश्ते बनाने और एक ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सार्थक जिंदगी जीने की बुनियाद रखने के बारे में है। और इस पूरी बातचीत में एक चीज जो बार बार सामने आई, वो है भाषा की ताकत, शब्दों की ताकत। बिल्कुल, हम अपनी भावनाओं को जो नाम देते हैं, जैसे उन्हें बयान करते हैं, वो सीधे हमारे अनुभव को शेप करता है। चिंता और फिक्र का फर्क जानना, हाँ, उससे निपटने का तरीका बदल सकता है। सही। खुशी और आनंद का अंतर समझना हमें अपनी वेलबींग के लिए ज्यादा गहरी नींव बनाने में मदद कर सकता है। ये वाकई कमाल है कि सही शब्द हमें अपने ही अनुभवों पर कितना ज्यादा कंट्रोल दे सकते हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ जरूर। इस पूरी चर्चा के बाद क्या कोई ऐसी एक भावना है जिसे अगर आप बेहतर ढंग से नाम दे सकें या समझ सकें, तो आपको लगता है कि आपकी अपनी जिंदगी में या आपके रिश्तों में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव फर्क आ सकता है?